याद करके सबक सिखाना है इस बार। और जो अपना वोट है वो हाथी का जो चुनाव चिन्ह, हाथी वाला बटन दबा करके इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आम आदमी पार्टी को दफन करना होगा। बहुजन हाथी पे इतनी जोर से वोट करना कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले कांप जाए कि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज पार्टी धमाकेदार एंट्री के साथ दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, उसी में बसपा की जो एंट्री है, कहीं ना कहीं इस बार दो खेमे की जो लड़ाई बार बार नेशनल मीडिया दिखा रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। तो क्या दोनों के बीच में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की इस बार एंट्री हुई है और बहन जी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है, तो क्या वाकई में दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार कुछ नए रूप में देखने को मिलेगा क्या? यानी कि दिल्ली की सत्ता में एक बड़ा बदलाव होगा। तो चलिए उस चेहरे से रूबरू कराते हैं लक्ष्मी नगर से मोहम्मद वकार चौधरी। यानी कि इस समाज के ऊपर राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन बहन जी ने 2024 में कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल हाथी पर चढ़ेगा और संसद में जाएगा। तो ठीक उसी तर्ज पर फिर से मोहम्मद वकार को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया, बहन जी ने आप पर लगातार भरोसा जताया, क्या एक मैसेज होगा? देखिए, मैसेज ये है कि बहन जी, जैसे भी आप कह रहे थे कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, हाथी पे बैठ के संसद जाएगा। बहन जी ने मुझ पर लोकसभा में विश्वास किया। मैं लोकसभा में अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, बहुत बेहतर चुनाव लड़ा। अफसोस कि मैं पूरा मैसेज शायद डिलीवर नहीं कर पाया, या जो हम संदेश देना चाहते थे जनता तक नहीं पहुंच पाया, जनता के दिलों को नहीं छुआ। बहरहाल दूसरा मौका आया और ये आखिरी मौका मैं समझ रहा हूँ। तमाम दलित समाज के लोग, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि इस बार अगर आप लोग चूक गए तो आने वाले पीढ़ियों तक आपकी सत्ता वापस नहीं आएगी, आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, आप कहीं नहीं दिखोगे। तो इस बार ये आखिरी मौका, और यही बातें लेके मैं जनता के बीच में। आपने कहा कि आखिरी मौका है, जिस कम्युनिटी से आते हैं मैं खुल करके बातें करूंगा। मुस्लिम समाज से ये धुरी कही जाती है भारत की राजनीति की। हर कोई कहता है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, कांग्रेस कहती है कि हम इसके भाई सबसे बड़े वफादार हैं, हमें मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जिस तरीके से 18,000 रुपया दिया जा रहा था सबको दिया जाएगा, यानी जो धर्म की राजनीति है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को वाकई में भागीदारी किस सरकार ने दी, किस पार्टी के द्वारा मिलता है? देखिए, ये तो बहुजन समाज पार्टी का इकलौता नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लोग तो लीडरशिप खत्म करने की बात कर रही हैं। रही बात 18,000 रुपये मौलवियों को और ग्रंथियों को जो पैसे देने की बात है, मैं आपको बता दूं कि जो 18,000 मुस्लिम मौलानाओं को दिए जाते हैं वो दिल्ली सरकार ने दे दी, बल्कि एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, जो मुसलमानों द्वारा ज़मीनों को वक्फ कर दिया गया था, उसकी जो कमाई आती है उसके पैसे को उन मौलानाओं को दिया जाता है, सरकार नहीं देती। पहले तो मैं आपकी जनता को ये बता दूं, ग्रंथियों को और पंडितों को जो इन्होंने देने की शुरुआत की है, ये दिल्ली सरकार देगी। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है, जिसको ये पाटने में लगे हुए हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में लिख के बराबरी का हक नहीं देके जाते, तो ये लोग तो शायद हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ते कि हम लोग इलेक्शन लड़ सके, इनके सामने खड़े हो सके। तो इन लोगों के चाल है, इस बार जनता समझ चुकी है कि इन साजिशों में नहीं आने वाला। एक सवाल बनता है वकार चौधरी जी, पिछली सत्ता को देखें, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी सरकार में लगभग 11 साल कैबिनेट की बात करते हैं। कहते हैं ना कि जब सत्ता में बैठोगे, सिंहासन के भागीदार बनोगे तो अपने लिए कुछ बेहतर करोगे। लेकिन इस कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज को कैबिनेट से दूर दूर तक कहीं उनका नाता नहीं रहा। तो इस तरीके की जो अनदेखी है, क्या इसका कहीं ना कहीं असर होगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ इस बार आपका समाज खुल करके आएगा? बिल्कुल, इसका असर दिख रहा है। मुस्लिम समाज की भागीदारी बिल्कुल नहीं दे रही। देखिए, यहाँ पे 15% तकरीबन मुसलमान हैं दिल्ली में, और 6 से 8 सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड कहा जाता है, बिल्कुल, जो सिर्फ निर्णायक मुस्लिम वोट रहती हैं। बाकी पूरी दिल्ली में इसका हर सीट पे असर रहता है। लेकिन अगर मैं भागीदारी की बात बताऊं तो कहीं पे भी देने को तैयार नहीं है। एक मंत्रालय दिया, उसमें भी एक डिपार्टमेंट से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देखिए, एक मंत्री सिर्फ नाम के लिए रबर स्टैंप बना के आम आदमी पार्टी ने दे दिया। तो भागीदारी से तो ये लोग दूर भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देना ही नहीं चाहती है।
उसने तो जो हज कमेटी के अध्यक्ष, जो हज हाउस है, जो हज मंत्रालय है, उसका अध्यक्ष स्मृति ईरानी को बना दिया था। तो बड़ा अफसोस की बात है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, तमाम समाज को समझना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, हमें अपनी बराबरी चाहिए, तो बहुजन समाज पार्टी को ही लाना चाहिए। एक आखिरी सवाल बनता है, जब आपकी पिछले राजनीति की बात करते हैं, मौजूदा दौर की सरकार आम आदमी पार्टी में आप रह चुके हैं, अनुभव क्या रहा? आखिर एक मुस्लिम समाज के युवा नेता को जो दिन रात जनहित के मुद्दों पर लड़ता है, समाज में अपनी बातें रखता है, पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? इसी मजबूरी क्या हुई और बसपा क्यों ज्वाइन किया? देखिए, आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेट कंपनी बन चुकी है, जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पे सीईओ होते हैं, जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। ये लोग इस पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, जहाँ पे एक राजनेता तो नहीं रुक सकता। या तो चापलूस रुक सकते हैं, या वो लोग जिन्हें राजनीति की एबीसीडी भी। यानी मुस्लिम समाज को मान सम्मान नहीं हुआ पर, ये आप कहना चाहते हैं? मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल अनदेखा, एक लीडरशिप नहीं निकलने दी। एक अमानतुल्लाह खान जो इनके विधायक थे, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के बोलने की कोशिश की, उसे ठंडे बस्ते में लगा दिया। दलित समाज के नेता मंत्री रहे, उनको मंत्री पद में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तारीफ कर दी, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने उनको ठंडे बस्ते में लगा दिया। ये काम कर रही है वो। दलितों को और मुसलमानों को तो चाहती नहीं। राज्यसभा में भेजे यहाँ से सांसद, दिल्ली से और पंजाब से 13 सांसद, ना एक दलित भेजा, ना एक मुसलमान भेजा। क्योंकि आपको वोट नहीं देते दलितों ने, क्या आपको वोट नहीं देते मुसलमानों ने? ये जो इनकी कथनी और करनी का फर्क है, जनता जान चुकी है। जनता अपने वोट के सहारे से दिखा। चलिए, एक आखिरी मैसेज क्या होगा जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए अगर इस बार आप चाहते हैं कि आपके घर के नीचे ठेका ना खुले, शराब का ठेका ना खुले, आपकी बहन बेटियां सलामत घर पे पहुंचे, आपको पीने का पानी साफ मिले, आपकी गलियां साफ रहे, आपको सुरक्षा मिले, आपकी एजुकेशन लेवल का स्तर बहुत हाई क्लास हो, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी, बहुजन हाथी पे इतनी जोर से वोट करना कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले कांप जाए कि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज पार्टी धमाकेदार एंट्री के साथ दिल्ली में। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार है दिल्ली की, क्या वाकई में मुस्लिम समाज की बात करें, अल्पसंख्यक समाज या फिर दलित समाज की भागीदारी उसमें नहीं है? बहुजन समाज किस चीज़ पर बेहतर करेगा? बहुजन समाज पार्टी बेहतर करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत अच्छी तरह से बेहतर करेगी। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, तो दिल्ली के अंदर लगभग 12 से 13% मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 25% जो है ऐसी वोटर हैं। लेकिन अगर हम अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी का अगर प्रदेश का अध्यक्ष देखेंगे तब भी प्रकाश का है। अगर हम कैबिनेट में देखेंगे तो चाहे परिवहन मंत्रालय हो या स्वास्थ्य मंत्रालय है या कोई सा भी मंत्री मंडल जो भी है ना, टॉप में सारे के सारे अपर कास्ट के बैठे हुए हैं। वहाँ पर ना कोई SC ST का व्यक्ति है, ना ही कोई मुस्लिम समाज का मिनिस्टर, समझे। और जितना भी इनका संगठन है, संगठन में सारे के सारे यही बैठे हुए हैं। प्रदेश का जो मुख्यमंत्री वो आपका बनिया था, प्रदेश का जो आपका जो शिक्षा मंत्री सब कोई, हाँ। जो आपका स्पीकर है वो भी बनिया, यानी कि 7 की कैबिनेट में 3 बनिए थे, समझे। 2 आपके ठाकुर समाज से थे, 2 बचे जो कांग्रेस ने दे रखा था मंत्रालय ऐसी समाज को कि भाई जो इनके पास में एक मंत्रालय कांग्रेस के समय में था, वही मंत्रालय आज आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी ने दे रखा। जब आम आदमी पार्टी में वो राजेंद्र पाल गौतम थे, उन्होंने बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा पढ़ी, तो जो ये बाबा साहब के पीछे फोटो लगाता है ये बेरूपिया अरविंद केजरीवाल, तो मात्र उनकी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ने पर उन मंत्रिमंडल से निकालने के लिए उसने मजबूर करा। वो कहता है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। अगर बाबा साहब को मानता है अरविंद केजरीवाल, तो बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञा पढ़ करके दिखाए। अगर ये ढोंगी इस तरीके, देखिए इन्होंने एक चीज बड़ा बढ़िया कहा कि 22 प्रतिज्ञाएं आप दोहराएंगे तो पार्टी से बाहर कर देंगे धक्के मार करके। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर वही मुखिया आकर के कहता है कि हम ग्रंथियों को देंगे, मौलवी को देंगे, पुजारियों को देंगे, यानी खुद धर्म की राजनीति करेंगे, धर्म की चाशनी में डूबेंगे। लेकिन अगर तुमने 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दी तो फिर पार्टी से बाहर ही कर देंगे। आखिर तो इतनी नफरत है क्या? दलित समाज को वोट चाहिए, लेकिन अगर अधिकार की बात करेंगे तो स्वतंत्रता नहीं देंगे। स्वतंत्रता नहीं देंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, चाहे वो अपर कास्ट के भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि अपर कास्ट के लोग बाबा साहब को नहीं मानते, जो दिल से बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बोलने पे ही अपने मंत्री को इन्होंने पार्टी से बाहर निकालने का काम किया था। इस चीज़ को याद करके सबक सिखाना है इस बार। और जो अपना वोट है वो हाथी का जो चुनाव चिन्ह, हाथी वाला बटन दबा करके इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके आम आदमी पार्टी को दफन करना होगा। यही यहाँ से अगर दिल्ली वालों को अपनी मुक्ति चाहिए।